चैप्टर 19। उसकी स्माइल देख फलक बुरी तरह चिढ़ गई और उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब आगे भला मेरी ही बहन की शादी में मैं नहीं होऊंगा तो कौन होगा जान? वीर ने कहा। उसकी बातें सुन फलक को तो मानो 440 बाढ़ का नटका लग गया। क्या सिया इस मर्डरर की बहन है? फलक धीरे से बुदबुदाई और उसने झटके से उसे खुद से दूर कर दिया। उसके ऐसा खुद से दूर करने से धीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने किसी तरह अच्छे बनने का दिखावा जारी रखा। फलक को अब यहाँ एक पल भी रुकना बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। उसने वीर को पूरी तरह से इग्नोर किया और वहां से जाने लगी। तभी वीर ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे हवेली के पीछे बगीचे की खाली जगह पर ले आया। उस जगह पर इस वक्त कोई मौजूद नहीं था। फलक लगातार उससे हाथ छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन वीर की ग्रिप उस पर बहुत टाइट, जिसके सामने फलक का स्ट्रगल चाय कम पानी था। वीर उसे वहां लाकर झटके से छोड़ा, जिससे फलक के कदम थोड़े लड़खड़ा गए, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। उसने गुस्से से वीर की ओर देखा और चिल्लाते हुए बोली, व्हाट द हेल आर यू डूइंग वीर चौधरी, मैं तुम्हारी ये बदतमीजी टॉलरेट नहीं करूंगी। एक तो वीर पहले से ही फलक पे गुस्सा था, ऊपर से उसका उससे इतनी ऊंची आवाज में बात करना उसके सो कॉल्ड मेल ईगो को हर्ट कर रहा था। उसने अपनी जलती हुई निगाहों से फलक की ओर देखा, जो उससे आंख से आंख मिलाकर ही घूर रही थी। वीर ने झटके से फलक की कमर को पकड़ा और उसके दोनों हाथों को पीछे की ओर मोड़कर फलक को अपने सीने से सटा लिया। इस वक्त फलक का गुस्से से लाल चेहरा वीर के सामने था। वो दोनों एक दूसरे को अपनी जानलेवा नजरों से घूर रहे थे, जैसे एक दूसरे को आंखों ही आंखों से जलाकर राख कर देंगे। फलक के पास अगर ऐसी पावर होती तो वो डेफिनेटली वीर का स्वाहा करने से पहले 1 मिनट की देरी नहीं करती। टेल मी जान, मुझमें ऐसी क्या कमी है जो तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? यू कैन टेल मी, मैं खुद बदलने की कोशिश करूंगा। वीर ने फलक की आंखों में देखते हुए कहा। मुझे पूरे के पूरे तुम ही नहीं पसंद, फलक ने दांत पीसते हुए कहा, जिसे सुन वीर की ग्रिप फलक के कमर पर और टाइट हो गई, जिससे फलक को दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन उसने उसे अपने चेहरे पर उसे शो नहीं होने दिया। लेकिन रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा जान, वो भी पूरी जिंदगी। इन योर ड्रीम्स वीर, फलक ने तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। वीर को उसकी ये स्माइल किसी गन की बुलेट से ज्यादा ही चोट दे रही थी। वो चाहता तो अभी इसी वक्त फलक को अपना बना सकता था और कोई कुछ कर भी नहीं पाता। आखिर पूरा गांव जो उनके इशारे पे चलता था। लेकिन वो फलक के घमंड को तोड़ना चाहता था। वो चाहता था कि फलक खुद उसे एक्सेप्ट करे, या तो मंजूरी से या मजबूरी से। अगर तुम्हारा चेकआउट करना हो गया हो तो तुम मुझे छोड़ सकते हो, बिकॉज मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ। मुझे घर भी जाना है, फलक ने आई रोल करते हुए कहा। इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें मुझसे दूर जाने की? जरा अपने ससुराल में थोड़ा वक्त तो बीता लो। आखिर तुम सिया की एकलौती भाभी जो ठहरी, वीर ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे कि मैं तुम जैसे क्रिमिनल से शादी करूंगी, जिसने मेरे सामने ही एक मर्डर किया, एक आदमी को जख्मी किया और तो और मेरे खुद के पापा को जान से मारने की कोशिश की। तुम दुनिया के आखिरी इंसान भी होगे तब भी मैं मरना पसंद करूंगी, ना कि तुमसे शादी करना। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगली बार अगर मैंने तुम्हारे इस गटर जैसे मुंह से खुद के लिए जान सुना तो तुम्हारे इस झींगुर जैसे थोपड़े का नक्शा बदल दूंगी। तुम्हें नाली में डूबो डुबो के मारूंगी। तुम्हारे ही गन से तुम्हारे इस मेंढक जैसी आंखों को फोड़ दूंगी और तुम्हारी इस जहरीली जबान को कैंची से काट कर कुत्तों को खिला दूंगी, ताकि तुम मेरे सामने दोबारा टर ना करो, फलक ने दांत पीसते हुए कहा। फलक की बातें सुन वीर तो उसे आंखें फाड़े देख रहा था। वो उसके मुंह को गटर बोल रही थी, जबकि उसकी बातों से वो इस वक्त किसी रोड साइड वसूली करने वाली गुंडी से कम नहीं लग रही थी।
अब तो वीर को उसमें और इंटरेस्ट आने लगा था। अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी नए धमाके के साथ। बी रेडी फॉर योर सरप्राइज, वीर ने फलक के कान में अपनी महरी आवाज में उससे कहा और फलक को अपनी ग्रिप से आजाद कर दिया। फलक भी बिना एक पल गवाए वहां से चली गई क्योंकि उसे ध्वनि की फिक्र हो रही थी। आखिर इतने देर से वीर जो उसका दिमाग खाए जा रहा था। उसने एक बार भी मुड़कर वीर की ओर नहीं देखा जो एक टक टकटकी लगाए उसी की ओर देख रहा था जैसे चकोर चांद को देखता हो। थोड़ी देर की मुश्किल के बाद फलक को ध्वनि मिल ही गई जो उसे ही ढूंढ रही थी। आप कहाँ थी दी, मैं आपको कब से खोज रही हूँ। कुछ नहीं, वो एक जंगली कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था, उससे ही पीछा छुड़ा रही थी। फलक ने ध्वनि को जवाब देते हुए कहा। उसकी बात सुन ध्वनि हड़बड़ा के उसे नीचे से ऊपर की ओर देखने लगी। आप ठीक तो है न दी, आपको उसने कोई चोट तो नहीं पहुंचाई ना। चंडीगढ़ में भी अक्सर जंगली कुत्ते आपके पीछे पड़ जाते थे, मुझे नहीं पता था कि यहाँ भी जंगली कुत्ते हैं। अपनी बहन की मासूमियत भरी बातों को सुनकर फलक की उस पे बहुत प्यार भा रहा था। वी ध्वनि की बातों में खुद के लिए फिक्र साफ देख सकती थी। क्या ध्वनि उससे ये नहीं कह सकती थी कि शहर में जंगली कुत्ते उसके पीछे कैसे पड़ेंगे? बस जैसा वो उससे कहती थी ध्वनि उसे ही बिना आर्गुमेंट किए सच मान लेती थी। सच में उसकी बहन उस पे कितना ट्रस्ट करती थी। यही सब बातें सोच फलक खुद को बहुत लक्की फील कर रही थी कि उसे ऊपर बारी ने इतनी लविंग एंड केयरिंग फैमिली जी दी, जिसके लिए भी कमर वाले का जितना शुक्र मनाए उतना कम है। वो दोनों थोड़ी देर वहां रुककर शिक्षा की गुड बाय कह अपने घर की ओर निकल जाए। इस बात से अनजान कि आने वाला कल उनकी जिंदगी में और सा नया तूफान लाने वाला है। फ्लैशबैक एंड। फलक की जब आंख खुली तो इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। वो घड़ी देख अपनी बबेड़ से हड़बड़ाते हुए उठी। ओह गॉड फलक, क्या तूने अपने ससुराल में अपनी बेइज्जती करवाने की कसम खाई हुई है? वी सब मेरे उस डेविल प्रति की वजह से हुआ है, सा एक नंबर का साइको है। पता नहीं उस कंची आंखों वाले शैतान के अंदर किस टैटू आर्टिस्ट की आत्मा आ गई थी जो मुझ पे अपना टैटू बना के चला गया। मेरा बस चले तो उसी की टैटू मशीन लेके उसके ही पूरी बॉडी पे चला दूं। मेंटल कहीं का। फलक ये सब बड़बड़ाते हुए बाथरूम के अंदर चली गई। वो अपनी झुंझलाहट में इतना खोई हुई थी कि उसने ये नोटिस ही नहीं किया कि इस वक्त उस कमरे में उसका डेविल पति भी मौजूद था जो अपनी रेड ब्लड ब्लू आईज से उसे ही घूर रहा था, जिसके कानों में फलक के मुंह से निकले हुए सुवचन किसी घंटे की तरह बज रहे थे। साउथ दिल्ली, दीवान मेंशन। एक लड़का जिसकी उम्र करीब 22 साल होगी, 5'11" की हाइट वाला वो शख्स बेहद अट्रैक्टिव था। वो हॉल में लगातार चक्कर लगा रहा था। उसके हाथ में उसका मोबाइल था जिसे वो बार बार देख रहा था। शायद वो किसी के कॉल का ही इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे से उसकी बेचैनी साफ देखी जा सकती थी। नील काम डाउन, वो लोग पता कर रहे हैं। पीछे से एक रौबदार आवाज आई जिसे सुन नील ने गुस्से से उस ओर देखा। रियली डैड? क्या आपको लगता है कि ये सब देख मैं काम रहूंगा, ये जानते हुए कि फलक के साथ इतना कुछ बुरा हो गया, यहाँ तक कि अभी वो लापता है, और आपने मुझसे ये बात कब तक छुपाने का फैसला किया था? बोलिए डैड, नील गुस्से से कहा। नील बिहेव योर सेल्फ, मिस्टर दीवान ने गुर्राते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं पता डैड, मुझे बस फलक और ध्वनि कैसे भी करके मेरे सामने चाहिए। ये जानते हुए कि उन दोनों को जब मेरी जरूरत थी तब मैं उनके पास मौजूद नहीं था, मैं कैसे नॉर्मल रह सकता हूँ? नील ने दर्द भरी आवाज में कहा। एमा दीवान फलक और ध्वनि के लिए नील का कैसन साफ देख सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि नील बचपन से उन्हीं दोनों के साथ बड़ा हुआ है, जिस वजह से वो उन दोनों से अपनी फैमिली की तरह बहुत प्यार करता है।
एमा दीवान दिल्ली के बहुत बड़े बिल्डर थे जो कई साल पहले चंडीगढ़ को छोड़ दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन नील ने चंडीगढ़ में ही अपनी नानी के घर रुककर ही अपनी स्टडी पूरी की थी। वो पिछले महीने ही समर वेकेशन में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने दिल्ली आया हुआ था। कहाँ हो फलक? पता नहीं तुम किस हाल में होगी। आई एम सॉरी यार, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाया। बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ, फिर मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम को जल्द से जल्द तुमसे दूर कर दूंगा। आई होप तुम और ध्वनि जहां भी हो सेफ हो, नील ने मन ही मन खुद से कहा। मुंबई सिंघानियार मेशन। फलक जल्दी से फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आई और वो जैसे ही रूम के बाहर जाने को हुई, ठीक उसी समय किसी ने उसे पकड़कर डोर के अर्नेस्ट लगा दिया। पहले तो फलक चौंक गई, लेकिन उसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि उसके साथ ऐसा किसने किया। उसने गुस्से और हैरानी से अपने शैतान पति की ओर देखा जो उसे ही अपनी सर्द नजरों से देख रहा था। उसे ऐसा खुद की ओर देखता पाकर फलक ने डर से अपना स्लाइवा गटक लिया। अब इस बाघड़ बिल्ले को क्या हो गया है जो ये मुझे ऐसे उल्लू की तरह देख रहा है? फलक ने खुद से मन ही मन कहा। इससे पहले कि वो अपने सोच के घोड़े थोड़ा और दौड़ा पाती, वेदांत ने कुछ ऐसा किया जिसे देख फलक की आंखें हैरानी से फैल गई और उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया।